जो पैराग्राफ यूज करे हुए ना वो सेम फॉन्ट साइज के यूज करें। हेडर के बाद जो दूसरा सेक्शन आता है उसको आप लोग कहते हो हीरो सेक्शन कहलाते हो या बैनर कहते हो। ये आपकी थ्रू आउट दी वेबसाइट सेम रहता है। अगर मैं इसके प्राइसिंग पे चले जाऊं तो प्राइसिंग के ऊपर भी मैंने इसको सेम तरीके से यूटिलाइज करा हुआ है। और इसी तरीके से सर्विसेज पे चले जाऊं तो सर्विसेज के ऊपर भी मेरे पास ये सेम तरीके से यूज हो रहा है। सही है। दूसरा हमारा मोस्ट यूजेबल जो सेक्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है? हीरो सेक्शन। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है CTA। सर ये CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है कॉल टू एक्शन। सर अब ये होता क्या है? अब आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं अगर CTA पे आ जाता हूँ तो अब आप ये देख लो एक ग्रेडियंट चल रहा है येलो कलर का जिसमें लिखा हुआ है इनेबल AI बॉट ऑन योर वेबसाइट और एक छोटी सी हेडिंग डाली है और एक ये बटन। सही है। ये हर उसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी हेडिंग, इसकी इवन पैराग्राफ और यहाँ तक के बटन, तमाम चीज़ें जो है हमारी कांस्टेंट है। सिर्फ अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। सही है। इस CTA का फ़ायदा क्या होता है? सर इसका फ़ायदा क्या है ये बताएं। इसका फ़ायदा ये है आपने एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आपका हेडर, फुटर और आपका जो है अल्लाह भला करे हीरो सेक्शन लाजमी होता है। सर हमारा CTA का क्या फ़ायदा है? CTA का फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक तो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो वही भी है किसके थ्रू करेगा? आपके कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू, कांटेक्ट पेज के थ्रू। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे मैं एज अ वेब डेवलपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी, तो मेरे पास ये CTA का सेक्शन होना ज़रूरी है। अब इस CTA का सेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं रिक्वेस्ट और डेमो पे क्लिक करता हूँ तो बिहाइंड द सीन इसके पीछे मैंने एक ऐसी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है कि मेरे पास एक ईमेल आती है कि एक यूज़र आया फला फला नाम से, उसने जो है आपको ईमेल करी है कि आपसे वो कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब वो रिक्वेस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट की हो सकती है, वेब डेवलपमेंट की हो सकती है, मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो सकती है। तो या तो वो हमारे से कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू कर सकता है या हमारे CTA के थ्रू कर सकता है। तो CTA जो होता है आपकी थ्रू आउट जितने भी आपके पेजेस हैं वहाँ पे आपके जो होते हैं वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है, अब जैसे इट नाउज और नेवर नो स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे, जो भी है, तो ये कंटेंट सेम होता है। अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, अब इसको बना के देखते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं और इनकी यूजेबिलिटी है क्या। सही है। नेक्स्ट जेएस के टर्म में अच्छा, कंपोनेंट्स आप चाहे रिएक्ट यूज़ करो, आप चाहे नेक्स्ट जेएस यूज़ करो, आप चाहे व्यू यूज़ करो, कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ करो, एंगुलर यूज़ करो, नक्स यूज़ करो, कुछ भी करना, ये कंपोनेंट्स हर जगह पे सेम होते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी हर जगह पे सेम है। तो आपको एक जगह के ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें जो है समझनी है ताकि आप इसके बाद कहीं पे भी जाओ, कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को यूज़ करो तो क्या हो, आपको सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए और हर जगह पे आपका यूज़ करने का तरीका सेम होगा। इवन यहाँ तक कि अभी हम इसमें जी अच्छा, एक मसला मैंने और नोट करा था, आप लोग किसी भी बंद करके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट जेएस के अंदर ना अब आगे जो चेंजेस आती जा रही है ना वो उन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है और अभी से मैं आपको फॉलो करना बता रहा हूँ। मेरे पास ना अलग अलग एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब मेन फोल्डर जो है ना जहाँ से आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रन होती है वो ऐप डायरेक्टरी है। सही है। अब हमें एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है। सर ये फोल्डर कहाँ बना है? ऐप डायरेक्टरी में या ऐप डायरेक्टरी के बाहर? ऐप के अंदर बनेगा ना। ऐप डायरेक्टरी के बाहर क्यों नहीं बना रहे? नहीं करेगा। वजह मैं बताता हूँ। देखो हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन कहाँ से रन होती है? ऐप डायरेक्टरी से। सही है। जब npm run dev चलाते हैं तो नेक्स्ट जेएस हमारी ऐप डायरेक्टरी को आके चेक करता है। जब ऐप डायरेक्टरी को चेक करता है तो हमारे पास फोल्डर कहाँ पे होना चाहिए?
ऐप के अंदर ही ऐप डायरेक्टरी के अंदर। अब ऐप डायरेक्टरी के अंदर अब आप आ जाते हो तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना जिसका नाम है कंपोनेंट्स। सही है। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर आके आपको सबसे पहले एक हेडर बनाना है, यानी एक नैव बार बनाना है, जो हम थ्रू आउट पूरी की पूरी एप्लीकेशन में यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं एक और फाइल बनाने जा रहा हूं। उस फाइल का नाम क्या है, फोल्डर बनाने जा रहा हूं। उस फोल्डर का नाम क्या है, हेडर। इस हेडर के अंदर अब यहां पे ना चीज को फोकस करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हेडर के अंदर जाके मैं एक फाइल बना रहा हूं। उस फाइल का नाम क्या है, header.tsx। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सर आपने page.tsx की फाइल क्यों नहीं बनाई? कंपोनेंट है ना, राउट नहीं बना रहे सर। 2 मिनट के लिए सोचें, फिर मैं इसका जवाब मैं ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों के भी साथ में 2 वे कम्युनिकेशन चले। सर आपने यहाँ पे page.tsx की फाइल क्यों नहीं बनाई? अभी तक तो हम page.tsx फोल्डर के अंदर बनाते हुए आए थे ना। कोई एक बताए मुझे। जी मिस। अब हम ना पुरानी वाली क्लास पे चलते हैं थोड़ा सा। मैं क्या कर रहा था, जब भी मुझे कोई नया पेज बनाना होता था, पेज, तो उसके लिए मैं क्या फाइल को यूज कर रहा होता था, page.tsx। जब भी मुझे कोई नया पेज, यानी मेरे पास पेजेस मल्टीपल हो सकते हैं, होम भी हो सकता है, अबाउट भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, सर्विसेज के पेजेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, नेस्टेड पेजेस हो सकते हैं। जब भी मुझे कोई एक नया पेज बनाना होगा तो हम उसके लिए क्या फाइल की कन्वेंशन यूज करेंगे। और अगर मुझे कंपोनेंट बनाना होगा तो कंपोनेंट का नाम आएगा और उसके आगे क्या हमारा एक्सटेंशन यूज हो रहा है, TSX, टाइपस्क्रिप्ट XML। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, जब भी हमें कोई भी पेज बनाना होगा, जैसे हमारे पास पेजेस मल्टीपल हो सकते हैं, होम हो गया, अबाउट हो गया, हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, तो वहां पे हमारी कन्वेंशन क्या होगी, page.tsx। लेकिन हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो रियूजेबल हैं। रियूजेबल का मतलब हमें उसको बार बार हर जगह पे यूज करने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हम जिस नाम से उस कंपोनेंट को बनाना चाह रहे हैं, अभी मेरे केस में सबसे पहला क्या कंपोनेंट है हमारा, हेडर का मैंने फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर आके TSX के नाम, header.tsx, यानी जो उस कंपोनेंट का नाम है उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, TSX, टाइपस्क्रिप्ट XML। अच्छा, एक और चीज से बनती है, जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं करते JSX, तो जावास्क्रिप्ट XML, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड है हमारा TSX, टाइपस्क्रिप्ट XML। सर ये तो ठीक है, अब इसमें करते क्या है, header.tsx की एक फाइल बना ली है। अब जिस तरीके से आपने पेज बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हेडर बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, एरो फंक्शन, और जूम कर दूं, सही है, पीछे तक नजर आ रहा है सबको, सही है। अब मैंने लिखा, एक एरो फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम क्या लिखा है, हेडर, और उसमें आके मैंने रिटर्न किया है एक H1 टैग जिसका नाम मैंने लिख दिया हेडर कंपोनेंट। और जिस तरीके से आप पेज को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते थे नेक्स्ट.जेएस को बताने के लिए, इसी तरीके से आप लोग इसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं। मैं बताता हूँ मैंने फाइल क्या करा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने सबसे पहले एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया ऐप डायरेक्टरी के अंदर आके, ऐप डायरेक्टरी के बाहर नहीं बनाया, क्योंकि हमारी ऐप डायरेक्टरी से पूरी की पूरी चीज़ें रेंडर हो रही होती है नेक्स्ट.जेएस की। उसके अंदर मैंने कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बनाया। अब मुझे
कौन सा कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट का नाम क्या है, मैंने उस फोल्डर का नाम रखा हेडर, सही है। और उस हेडर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है header.tsx, सही है। उसके बाद जिस तरीके से आप पेज के लिए एक फाइल बनाते थे, एक फंक्शन बनाते थे, इसी तरीके से मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया है जो क्या रिटर्न कर रहा है, मेरी एक HTML, जिसको हम Next.js की जबान में क्या बोलते हैं, JSX। रिटर्न हो रहा है H1, दिस इज हेडर कंपोनेंट। और जिस तरीके से हम लोग पेज को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते थे, अब वो मैंने उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, जो भी मेरे फंक्शन का नाम है। अब ये बताओ, ये हेडर मेरा चल जाएगा, ये हेडर मेरा चल जाएगा, मैंने कंपोनेंट तो बना दिया, वजह मैंने एक्सपोर्ट तो कर दिया, इसको कहीं पे यूज नहीं करा, मैंने एक रीयूजेबल कंपोनेंट तो बना दिया कि ये मेरा कंपोनेंट बन गया भाई, इसको मुझे हर जगह के ऊपर यूज करना है, लेकिन मैंने इसको अभी कहीं पे बना के रख दिया है, मैंने इसको कहीं यूज नहीं करा है। अब मुझे यूज करने के लिए यार इतनी जूम कराते थे, मुझे भी नजर नहीं आता था। ऐप डायरेक्टरी में आता हूं, मेरी पहली फाइल है page.tsx की, जो मेरा रेंडर कर रहा है, मैं यहां पर आ जाऊंगा, दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज, ठीक है। अब लाइन नंबर 1 से ऊपर देखना, मैंने कंपोनेंट बना दिया हेडर के नाम से, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है और रिटर्न कराया है मैंने एक हेडर बना दिया है और मैंने इसको एक रिटर्न करा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है, Next.js को बता दिया ये कहीं पे मुझे यूज करना है, लेकिन मैंने Next.js को ये नहीं बताया कि मुझे जिस फाइल में मुझे यूज करना है मैं उस फाइल में जाऊंगा। मेरे पास ये होम पेज की फाइल आ रही है, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे आके इस कंपोनेंट को यूज कर सकूं। मैं आऊंगा, लिखूंगा इंपोर्ट, किस नाम से, मेरा हेडर, उसने मुझे ऑटो इंटेलिजेंस ही दे दी, अच्छी बात है, हेडर। मैंने ये हेडर इंपोर्ट कर लिया, ये चल जाएगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा क्यों नहीं? मैंने सिर्फ इसको अपनी फाइल में अभी बुला लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, मैंने इसको अभी यूटिलाइज नहीं करा है, अब मैं इसको यूटिलाइज करने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ। मैं आता हूँ, मेरे कंपोनेंट का नाम क्या है, हेडर, मैंने लिखा हेडर। जिस तरीके से मेरे HTML एलिमेंट बनते हैं, यानी एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा ब्रैकेट को, कंपोनेंट का नाम लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके इसी तरीके से क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, मैं आता हूं, आप लोगों का जो मसला आ रहा है, कैन रिजॉल्व है, इंपोर्ट है, Next.js का बना बनाया भी आता है। गूगल जो बोलता है, गूगल सही बोलता है बिल्कुल, कि आप इसकी जगह पे ये तमाम मसले लाजमी आते हैं। अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे इसको ये करें और अपनी जो भी है टर्मिनल को बंद करें और दोबारा एप्लीकेशन को रन करें। सबसे आसान तरीका ये है, लेकिन इससे आसान तरीका मैंने आपको बताया, कौन सी कन्वेंशन यूज कर लो, कबाब केस वाली, क्योंकि उसमें जो है आपके जो होते हैं वो अल्फाबेट तो छोटे होते हैं और हाइफन जो है ना वो एक उसके लिए यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो वो पकड़ में आसानी से आ जाते हैं। अब ये कैपिटल स्मॉल के चक्कर में ना ये बहुत मसला होता है। अच्छा हुआ विंडोज पे भी आ गया। अब दोबारा आ जाते हैं और इसको भी दफा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि एरर देना बंद हो जाए। सही है, मैंने जैसे ही हेडर को इंपोर्ट करा, अब मैंने बताया जैसे आप HTML के एलिमेंट यूज करते हैं, डिव ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं।
इसी तरीके से आप लोग जब भी कंपोनेंट डिक्लेयर करते हैं तो जिस तरीके से आपके HTML एलिमेंट रेंडर होते हैं उसी तरीके से आप पहली दफा में हेडर लिखते हैं, जो भी कंपोनेंट का नाम आ गया, ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हेडर कंपोनेंट रेंडर हो गया यहाँ पे, आ गया या नहीं आया? आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज हेडर कंपोनेंट 22222, इसका मतलब है हेडर कंपोनेंट मेरा रेंडर हो गया है। अब मुझे इसको अबाउट के पेज के ऊपर यूज करना है, मैं किस तरीके से यूज करूंगा इसको? वहां पे इंपोर्ट करके यूज करना। अब मुझे आप लोग तरीका बताएं। मैं लेआउट पे आता हूँ, लेआउट पे क्यों रखते हैं उसको मैं वो भी बताऊंगा, और लेआउट पे क्यों नहीं रखना चाहिए वो भी बता दूंगा बाद में। मुझे अबाउट के ऊपर ये कंपोनेंट रेंडर करना है, किस तरीके से रेंडर करूंगा? अबाउट के पेज पे जाऊंगा, यहाँ पर आ गया, पेज के ऊपर मैं भी सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, पूरी CSS वगैरह हटा देता हूँ ताकि बिल्कुल हो जाए, साफ सुथरा पेज हो जाए। ये मेरा एक अबाउट पेज आ गया। मैं चाह रहा हूं यहां पे भी ये कंपोनेंट रेंडर हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अबाउट पेज के ऊपर आके क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट हेडर हेडर फ्रॉम ./ कंपोनेंट्स स्लैश फोल्डर का नाम क्या है? हेडर स्लैश हेडर। हो गया इंपोर्ट। अब इसको यूज करना है, यूज कैसे करूंगा मैं इसको? के बाद एक पेरेंट एलिमेंट ले लेंगे, वरना नेक्स्ट.js कंप्लेन करेगी कि तुम मल्टीपल HTML एलिमेंट रेंडर कर रहे हो। अब क्या करेंगे? H1 से पहले हेडर लिखा जाएगा, हेडर, ओपन टैग और क्लोजिंग टैग। अब मैं आ जाता हूं, हेडर रेंडर हो गया, ये रियूजेबल हो गया। कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट किस किस को समझ नहीं आया, हैंड रेज करें, बस दो। और अबाउट के पेज पे क्लोजिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, उसका बता रहा हूँ। कंपोनेंट किस किस को क्लियर हो गया, हैंड रेज करें जरा। ये पूछो तो ना, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बार बार यूज हो रही होती हैं। अभी मैंने आपको रियल वर्ल्ड में एक वेबसाइट दिखाई, उस वेबसाइट के ऊपर आपका हेडर का सेक्शन, और अभी छोड़ो हेडर और फुटर जो है वो बार जो है वो यूज हो जा रहा है, बार यूज हो रहा है, यानी हर जगह पे। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, क्या हर पेज के ऊपर? अब एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, ये पूरी की पूरी एक वो लेता हूँ, H1 उठाऊंगा, इसके ऊपर आके हेडर की जगह पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसी तरीके से मैं अबाउट के पेज पे चला जाता हूं और यहां पे आके भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। अब लेट्स सी मेरे जितने पेजेस होंगे तो यहां पे आके क्या मैं हर पेज पे जाके इसको पेस्ट करता जाऊंगा? अगर मैं करता हूं, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी भी सर रेंडर तो हो रहा है ना, अबाउट के पेज पे भी आ रहा है, होम के पेज पे भी आ रहा है, इसमें मसला क्या है? आसान तो है। अब सर अगर मुझे एक और चीज रेंडर करनी है, दिस इज हेडर कंपोनेंट 2। अब मैंने इसको एक H1 लिखी और यहाँ पे आ गया, अबाउट के ऊपर आके मैंने लिख दिया। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ होम पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर तो सर आ ही नहीं रहा। मतलब क्या हो रहा है, मैं जो एक काम है वो बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ। अब मुझे उस रिपीटिशन से बचने के लिए
हमें क्या इसको करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा एक कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट आपका रियूजेबल होता है, मतलब आप एक जगह पे उसको जाके बना देते हो एक फाइल के अंदर, आप उसको बस अपने पास कॉल करते हो, बुलाते हो और हर जगह पे उसको कॉल करने के बाद यूज करते रहते हो। अब मैंने बोला हेडर की फाइल के अंदर जाके एक डिव बनाई, अपने लिए। हाँ भी लेके आऊँगा। एक डिव बनाई अभी और उसके बाद $5 मैंने कंपोनेंट के अंदर हेडर के अंदर आके एक और चीज लिख दी, दिस इज हेडर कंपोनेंट और दिस इज हेडर कंपोनेंट 2। सिर्फ सिंपल HTML लिखी है मैंने। अब मैं जहां जहां पे हेडर को यूज कर रहा हूँ, या मैं मेन पेज पे यूज कर रहा हूँ, या मैं इसको अबाउट के पेज के ऊपर यूज कर रहा हूँ, वो देते हैं। मैं वो क्लियर करना चाह रहा था कि क्या होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा ये भी ना, हाँ अब देखें अच्छा मैंने अबाउट से हटा दिया, आपसे नहीं हटाया। अब मैं अगर मेन होम पेज पे आ जाता हूँ तो मैंने हेडर के अंदर जो दो हेडिंग्स लिखी थी, हेडर कंपोनेंट और हेडर कंपोनेंट 2, मेरा ऐप के ऊपर भी रेंडर हो गया। अब मैं आ जाता हूँ होम पेज के ऊपर, अबाउट पेज के ऊपर, तो मेरा अबाउट पेज के ऊपर भी ये रेंडर हो गया है, यानी सेम चीजें। अब मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर एक और हेडिंग ऐड करना, तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा, वो खींच लेती है अंदर। H3, दिस इज इमरान भाई हेडर कंपोनेंट 3। अब मैं आता हूं, तब आप ये देखना अबाउट के पेज के ऊपर भी ये हेडिंग रेंडर हो गई, इसी तरीके से मेरी होम पेज के ऊपर भी ये हेडिंग रेंडर हो गई। मतलब कंपोनेंट का फायदा क्या हुआ, मैंने एक चीज को एक जगह पे बनाया और उसको हर जगह पे यूटिलाइज कर लिया, और जहां जहां मैं चेंजेस करते जा रहा हूं तो उसकी चेंजेस हर जगह के ऊपर मुझे शो हो रही है, ना कि मैं बार बार इसकी चेंजेस कर रहा हूं। यहां तक कंपोनेंट सबको क्लियर हो गया। अब एक काम करें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इसको फटाफट अपने पास बना लें, फिर इसके बाद इसकी स्टाइलिंग देखते हैं किस तरीके। तो स्टाइलिंग को जरा गौर से देखेगा ताकि आप लोगों की जो मॉड्यूल वाला मसला था वो भी हल हो जाए। मैं अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, आपको खुद बनाएंगे, कोड नहीं दिखाऊंगा मैं। कंपोनेंट बनाना है, तो अब आप लोग मुझे बताएं मैं किस तरीके से बनाऊंगा। एक फुटर का फोल्डर बनाऊंगा। अब क्या करूंगा मैं इसके अंदर आके, ओह सॉरी, TSX, हाँ यार देखो फोल्डर और फाइल का नाम इधर यानी खास तौर पे कंपोनेंट्स में वो सेम रखो। अब ये बताओ, मैं अगर ऊपर हेडर का फोल्डर बना दूं और अंदर फाइल बना दूं hamza.js, अजीब सा लगेगा ना। तो ये चीज है, इसको सेम रखो, सही है। मेरा कंपोनेंट बन गया, कंपोनेंट बन गया, इंपोर्ट कर लो इसको। क्या लिखो इसके अंदर, कॉन्स्ट फुटर रिटर्न, अच्छा ये आपका जो है ना ये फुटर टैग है, सही है। इसको
ये आपका एक HTML का एलिमेंट भी है। अब इस एलिमेंट का कोई एक खास फायदा नहीं है, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर SEO के बारे में बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या आपका जो ब्राउजर है वो डिटेक्ट कर सके या फुटर है। तो इसका सिर्फ ये पर्पस है कि वो आपको एक HTML के अंदर ये बता देगा, या ब्राउजर को बता देगा ये एक फुटर टैग है। तो यहाँ पे आप फुटर टैग यूज कर लो या यहाँ पे डिव यूज कर लो, मसला नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप लोग जब अच्छे डेवलपर बनना चाह रहे हो तो वहाँ पे फुटर टैग यूज कर लो। अब यहाँ पे आके मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया दिस इज फुटर टैग, बस यहाँ तक सीमेंटिंग। मेरा कंपोनेंट बन गया। एक नॉन सीमेंटिक होता है, एक सीमेंटिक है। मेरा कंपोनेंट बन गया। एक्सपोर्ट क्या करूंगा मैं? अच्छा, जो टेलमेंट CSS बोल रहे थे वो तो मैंने करा है ना, मेरा कंपोनेंट बन गया है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसको मुझे यूज करना है, मैं कैसे यूज करूंगा? कौन सी फाइल में? मुझे इसको अबाउट के पेज के अंदर फुटर को यूज करना है, कैसे करूंगा मैं? अबाउट में चला गया, पेज में चला गया, अब क्या करूंगा? जैसे हेडर, अच्छा, अब मुझे फुटर इंपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करूंगा? इंपोर्ट फुटर फ्रॉम .// कंपोनेंट्स स्लैश फुटर और फोल्डर का नाम और फिर फाइल का नाम। फुटर बन गया मेरा, लग जाएगा मेरा। अभी इसको मैं कॉल करेंगे तभी आएगा। यूज करना चाह रहा हूं। आ जाएगा मेरा फुटर। हेडर इसमें तो नहीं आया यार, होम पेज पे। अबाउट में है ना, अबाउट आ गया मेरा दिस इज फुटर टैग, ये लिखा हुआ। यहां तक क्लियर हो गया सबको कंपोनेंट का? अब एक काम करते हैं, अब इसकी CSS पे जाते हैं और ये CSS आपकी जो होगी ना, ये पेज के ऊपर भी सेम यूज हो रही होगी, यानी एक tariqa सेम है, बस इसको यूज सेम तरीके से हो रहा है, बस इसका नाम चेंज होगा। मुझे हेडर की स्टाइलिंग करनी है। अभी ये पंखा स्लो चल रहा है, इसको घुमा पीछे से। हमने दो तरीके पढ़े थे स्टाइलिंग करने के लिए। एक तरीका मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, अब साथ साथ में ना मैं रिवीजन भी करता जा रहा हूँ ताकि जिनका इशू आ रहा था कि सर हमें CSS में मसला आ रहा है तो उसको भी देख लें। एक तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ पे स्टाइल, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्टाइल का टैग, स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ मैं कंपोनेंट, स्टाइल का टैग यूज करूंगा। स्टाइल के टैग के अंदर आके एक दो दफा कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब यहाँ पे आके मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, कौन सा दूं? आप रिटर्न से ऊपर जाके एक ये ऑब्जेक्ट लो, बना दो और सही है। दो चीजें लगा, अब मैं जैसे ही जाऊंगा और नीचे जाके उसको तो ये आपके पास येलो कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। और यार आप लोग बातें बाद में करना, मैं बोल लूं, या अगर बातें इतनी जरूरी है तो फिर मैं भी वहां आ जाता हूँ, फिर इकट्ठा एक दफा बातें करेंगे बैठ के, क्लास छोड़ते हैं, सही है। मैं होम पेज पे भी चला गया तो मेरी स्टाइलिंग जो है वो सेम है, क्योंकि मैंने कंपोनेंट के अंदर जाके डिफाइन की हुई है स्टाइलिंग। अब मैं चाहता हूं इसको भी स्टाइल कर दूं, स्टाइल कर दिया मैंने, स्टाइल इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दो दफा, मैंने इसका कलर दे दिया, रिटेलमेंट तो नहीं है ना? हाँ राइट, सही है, आ गया। ये तरीका सही है, बिल्कुल सही है। इसमें मसला क्या है? इनलाइन स्टाइल, इसको कहते क्या है? इनलाइन स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं, इसका नाम है इनलाइन स्टाइलिंग। इसका तरीका तो सही है सर, CSS अप्लाई तो हो रही है, सही है। मसला क्या है इसके अंदर सर के CSS तो अप्लाई हो रही है। अब
इसमें ना ये तरीका बिल्कुल सही है और ये तरीका हम लोग जो है रिएक्ट में भी यूज करेंगे। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात आपका कि आपको क्या होगा, ये स्टाइल टैग भी यूज करना पड़ेगा और आपका भी हम लोग आगे देखेंगे CSS की फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो सर अगर दोनों तरीके ही सही हैं तो इसमें कोई ना कोई फर्क तो होगा ना, कोई ना कोई फर्क तो है ना। देखें इसका फर्क है, जब आपको एक सिंगल स्टाइल अप्लाई करना है, लेट्स सी मैंने बोला बैकग्राउंड कलर ब्लू, सही है, मैं चाह रहा हूं ये बैकग्राउंड कलर ब्लू जो है वो एक मेरा सिंगल स्टाइल है हेडर के डिफ के ऊपर, और इसके अलावा मुझे इसको कोई भी और कलर नहीं देना। लेट्स सी मैं इसके ऊपर आके एक बॉर्डर दे देते हैं, सॉलिड ब्लैक होगा, बॉर्डर भी आ गया ब्लैक सा, सही है। अब जहां पे मुझे सिर्फ ये एक या दो स्टाइलिंग करनी है, बस दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है CSS की, वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, स्टाइल टैग। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं यार इसके अंदर थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी डिफरेंट हो जाए, इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं और क्या दे सकते हैं इसके अंदर, इसको कलर दे देते हैं, बल्कि कलर अप्लाई नहीं होगा, इसको पैडिंग दे देते हैं, सही, थोड़ा सा फर्क आया। अब ये देखें, अब आपका कोड ना मैसी होता जा रहा है, मतलब आप एक ही फाइल के अंदर चेंजेस करते चले आ रहे हैं, इस तरीके से ना लाइन लगती जाएगी स्टाइल के नीचे। जब आपको मल्टीपल स्टाइल डिफाइन करने होंगे तो आप उसके लिए फाइल बनाओगे, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे सिर्फ एक स्टाइल की प्रॉपर्टी को ही यूज करोगे, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ये मोस्टली इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि अगर मुझे एक सिंगल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, और ये मैं पूछता हूँ, तो आप क्या प्रैक्टिस इसको फॉलो करते हो, क्या पूरी की पूरी फाइल बना लेते हो, या आप लोग जो है क्या करते हो, इनलाइन स्टाइल करते हो। तो यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए, अगर मेरे पास एक सिंगल प्रॉपर्टी है, यानी सिंगल मुझे बैकग्राउंड कलर या कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज बढ़ाना है, उधर तो मैं सर सिर्फ एक स्टाइल के टैग में दे दूंगा। लेकिन अगर मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाह रहा हूं तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा तरीका क्या है, हम एक अलग से CSS की फाइल बना लें। अब CSS की फाइल किस तरीके से बनती है, अब वो भी देख लो। मैं आऊंगा यहाँ पे हेडर के फोल्डर के अंदर, मैं हेडर की स्टाइलिंग करना चाह रहा हूं, यहां पे आऊंगा, यहां पे आके अब इस चीज को ध्यान से देखना, मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूं हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। सर आपने हेडर की फाइल में CSS की फाइल में स्मॉल लिखा है, तरीका सही है, ये तरीका सही है, कंपोनेंट को तो कैपिटल करना है, अच्छा ये सही है। देखो आपका, अच्छा ये एक नॉर्मल है, आप बड़ा करना चाहो बड़ा कर दो, लेकिन एक है एक अच्छी प्रैक्टिस के अंदर आप कंपोनेंट का जो कीवर्ड होता है वो कैपिटल से करते हो, स्टाइल जब भी बनाते हो स्टाइल की फाइल उसका कीवर्ड होता है वो आप स्मॉल लेटर से बनाते हो। हेडर जो भी मेरा कंपोनेंट का नाम आ रहा है उसके आगे मॉड्यूल लाजमी लगाओगे ताकि नेक्स्ट पे पता चल सके, उसके आगे हमारा एक्सटेंशन आता है .css का। अब हमने एक तरीका देखा था, हमने क्या करा था, डॉट से क्लास के थ्रू चलाया था। अब मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट जिसमें मुझे ऑलमोस्ट H1 लिख के, और क्योंकि मैंने अपने एलिमेंट के अंदर और उसमें H1 डिफाइन करा हुआ है, सही है, बड़ा फायदा होता है रेस्पॉन्सिव पढ़ने में H1। अब मैं चाह रहा हूँ इसका कोई अच्छा सा कलर लगा देते हैं, हल्का सा लगा देते हैं, चलो ये लगाने में सिर्फ मैं भी H1 का सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, सही है। कितना फायदा, मैं क्या करूंगा, अभी सब चीजें भी हटा देते हैं, मैंने अभी सब चीजें क्लियर कर दी हैं, बिल्कुल क्लियर आ रहा है मेरा, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे CSS डिफाइन कर दिए, उसको यूज नहीं करा है, यहां पर आऊंगा, इंपोर्ट करूंगा
ये वाला मुश्किल तरीका है। CSS स्टाइल। अच्छा, आप लोग जिस तरीके से लेट यूजर नेम लिखते हो, वेरिएबल कोई भी नाम से बना सकते हो, या अगर मैं वेरिएबल का नाम हमजा लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना। इसी तरीके से इंपोर्ट के आगे CSS स्टाइल, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है। इधर आके अगर आप लोग हेडर स्टाइल भी लिख दोगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि ये आपका एक वेरिएबल का नाम है। ये आप टाइपस्क्रिप्ट में चले आओ, टाइपस्क्रिप्ट में आपको बताया गया था कि आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप उसका नाम कुछ भी रख दो तो मसला नहीं है, लेकिन उसकी जो कन्वेंशन है टाइपस्क्रिप्ट में आपने वेरिएबल में वो पढ़ी थी ना, तो उसको फॉलो करना। फ्रॉम, मैंने फाइल कहाँ बनाई है, डॉट लगाऊंगा, ये वैसे फॉरवर्ड स्लैश, मुझे उसने इंटेलिजेंस दे दिया, हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, मेरी फाइल इंपोर्ट हो गई है। अब सबसे पहले काम करते हैं, इस फाइल को जाके देख लेते हैं कि ये कर क्या रही है, इसको कंसोल करते हैं। डायरेक्ट हेलमेट किया था, हाँ कल नहीं परसों जाके सर के लिए वो यूज़ करना पड़ा था, वो मुश्किलात हो रही थी मुझे भी, और मैं सीधा वही पढ़ गया हूँ। जैसे लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी है, और अपना टर्मिनल। मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा, मैंने जिस तरीके से हम फंक्शन के अंदर कंसोल लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखा। अच्छा, उसके आगे ना मैंने जानबूझ के ये लगाया ताकि मुझे एक आइडेंटिफायर हो जाए कि भाई हेडर स्टाइल आ गया। मैंने भी सही अब वो एक एरर थ्रो कर रहा है। ओके, अभी तक स्टेट्स सही से देखे नहीं है, डायरेक्ट बैकएंड करने बैठा सही है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक सीन है कि इसमें अब कंसोल लगाया, इसके अंदर ही जाके HTML बॉडी वगैरह टैग यूज कर सकते हो टर्मिनल में, मॉड्यूल डॉट CSS के अब अंदर। जैसे मैं कंसोल खोलूंगा ना, तो ये यूनिवर्सल देखना, सिलेक्टर भी यूज नहीं कर सकते ना, थोड़ा मैं इसको कंसोल टर्मिनल को भी जूम कर देता हूँ। जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है वो सिर्फ आप ग्लोबल डॉट मैंने CSS यूज कर सकते हो। एक H1 के नाम से क्लास बनाई थी, अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, H1 के नाम से मैंने एक क्लास बनाई थी, तो मेरे पास कंसोल में वो क्लास आ गई, सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके आगे ये अजीब सा तिगड़म लिखा हुआ आ गया, सर ये क्या लिखा हुआ आ गया। अच्छा, जब भी आप CSS की फाइल लिखते हो ना, तो सबसे पहले उसका नाम आता है, सही है। हमने क्या फाइल बनाई थी, हेडर, सही है, तो उसने उसका नाम लिख दिया। उसके आगे एक हाइफन लगा हुआ आता है, हमने उसके बाद लिखा था मॉड्यूल, तो इसके आगे वो मॉड्यूल लिखा आ गया। उसके आगे ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये Next.js खुद जनरेट करती है, ये मैं नहीं लिखता। ये Next.js क्या करती है, हमें क्लासेस को यूनिक अलग अलग रखने के लिए ये खुद से जनरेट करती है। और एंड में जो आपकी क्लास का नाम आता है, लेट्स सी मैंने यहाँ पे लिखा है H1, अब मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ हमजा, और मैं आगे इसको आगे रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अब मैं टर्मिनल को खोलता हूँ, और अब मैं थोड़ा सा नीचे चले आता हूँ। अब ये देखना क्या करा उसने मेरी क्लास का नाम था वो चेंज कर दिया, और लास्ट में जो मेरी क्लास आ रही थी उसका नाम चेंज कर दिया। तो ये जो काम होता है ना, ये आप लोग नहीं करते हो, ये Next.js तमाम चीजें खुद कर रहा होता है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। Next.js क्या करता है, हर CSS की स्टाइल को खुद से अलग अलग कर रहा होता है। यानी जो चीज हमें करने की जरूरत पड़ रही थी टाइपस्क्रिप्ट में, वो Next.js खुद से इसको अलग अलग कर रहा होता है, यानी आपकी एक तरीके से हेल्प आउट कर रहा होता है। अब मुझे इसको यूज करना है, मैं क्या करूंगा, जहां पे मुझे इसको यूज करना है, अब मैंने डॉट से लगाया, तो मैं यहां पर आके कीवर्ड यूज करूंगा क्लास नेम, सही है, कर्ली ब्रैकेट खोलूंगा। मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, हेडर स्टाइल। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मुझे किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है, किस तरीके से करता हूं, डॉट, मेरे उसका नाम क्या है क्लास का, हमजा। मैंने जैसे लिखा, स्टाइल अप्लाई हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। किस को ये चीज क्लियर नहीं है, हैंड रेज करो, रिपीट कर।